बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 14 ऑसिलेशंस के एग्जाम्पल नंबर 14.1 से लेकर 14.5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल 14.1। इस एग्जाम्पल में बच्चों हमें ह्यूमन हार्ट की बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मीन्स हमें ये फाइंड करना है कि ह्यूमन हार्ट एक सेकेंड में कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, हमें एक मिनट के लिए गिवन है कि 75 टाइम्स बीट करता है वो, तो हमें एक सेकेंड में फाइंड करना है कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स अपॉन टाइम टेकन। अब हमें टाइम यहाँ गिवन है 1 मिनट, तो 1 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 75/60 इज इक्वल टू 1.25 हर्ट्ज। अब हमें इसमें टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें पता ही है। तो हमने इसको 1/1.25 ऐसे लिख दिया और इससे टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है 0.8 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अब जो बीट फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन हार्ट की वो 1.25 हर्ट्ज आ गई, मतलब एक सेकेंड में लगभग इतनी बार धड़कता है, और जो टाइम पीरियड है उसका वो 0.8 सेकेंड आ गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 14.2। बच्चों, एग्जाम्पल 14.2 में कुछ फंक्शंस गिवन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से पीरियोडिक फंक्शंस हैं और कौन नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ 4 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के। तो बच्चों, हमें पता है कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो पीरियोडिक हो जाएगी, और अगर ऐसे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं कर रही है तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगी। यहाँ हम कैसे इनको पहचानते हैं कि कौन से इसमें पीरियोडिक फंक्शन होंगे, कौन से नॉन पीरियोडिक। बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन जो है उनको हम साइन थीटा या कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से अगर हम लिख पाएंगे तो मीन्स जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वही साइन 360 की वैल्यू होती है। ऐसे ही हम कॉस में भी देख सकते हैं कि आफ्टर 360 डिग्री जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होने लगती हैं। तो मीन्स अगर हम साइन या कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं गिवन फंक्शन को, तो वो पीरियोडिक होगा, क्योंकि उसमें एक फिक्स इंटरवल के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होने लगती हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, यहाँ 2 टर्म हैं जो ऐड हो रही हैं। तो अब हम इनको सिंगल टर्म में अगर लिख पाएँ तो वो देखते हैं हमने क्या किया है, इसमें √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो 1/√2 है बच्चों, उसको हमने एंगल की फॉर्म में लिख लिया। तो हम यहाँ पर इसको cos 45 या cos π/4 इस तरीके से लिख सकते हैं इस 1/√2 को, और इस 1/√2 को हमने sin 45 या sin π/4 ऐसे लिख दिया है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया sin A cos B प्लस cos A sin B का। तो ये sin A प्लस B का फॉर्मूला बन गया है। sin A प्लस B की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, तो ये आ गया √2 sin A प्लस B या ओमेगा टी प्लस π/4। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इसको सिंगल साइन की टर्म में लिख लिया है, तो इसलिए अब ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब यहाँ हमसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो ओमेगा होता है, और ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। ये एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ से हमने टाइम पीरियड टी की वैल्यू देखा 2π/ω आ जाती है। तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बच्चों यहाँ पर है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2ω/t प्लस साइन 4ω/t। अब ये अलग अलग टर्म्स हैं, इनको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है बच्चों साइन ओमेगा टी, इसमें यहाँ t के साथ ओमेगा ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको 2π/t0 लिख दिया है। तो यहाँ से हमारे पास t0 की वैल्यू 2π/ω आ गई है। अब इस सेकेंड टर्म के लिए अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म में ओमेगा के साथ 2ω है। ठीक है, मीन्स 2ω की वैल्यू 2π/t0 है।
और उससे फिर हम ओमेगा की वैल्यू और फिर हम उससे टी की वैल्यू ये फाइंड करेंगे। फॉर कॉस 2 ओमेगा टी यहाँ पर 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी हो जाएगी और इससे हमारे पास टी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये 1/2 इस साइड ले आए हम तो 2 पाई बाई ओमेगा का हाफ और ये 2 पाई बाई ओमेगा ये क्या है टी नॉट। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है कॉस 2 ओमेगा टी के लिए टी नॉट बाय 2 आ गई। ठीक है, जो टाइम पीरियड है कॉस 2 ओमेगा टी के लिए वो इस वाले का हाफ है, टी नॉट बाय 2 फर्स्ट टर्म का। ऐसे ही अब थर्ड टर्म देख लेते हैं फॉर साइन 4 ओमेगा टी। तो यहाँ पर 4 ओमेगा 2 पाई बाई टी के इक्वल आ गया, इससे टी की वैल्यू क्या आ गई 1/4 2 पाई बाई ओमेगा। मीन्स अब जो इसका टाइम पीरियड है वो इस वाले के टर्म में अगर हम देखें तो टी नॉट बाय 4 आ गया, 1/4 है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो टाइम पीरियड ये फर्स्ट वाले का है, फर्स्ट टर्म का है साइन ओमेगा टी का, वो इन दोनों के मल्टीपल की फॉर्म में है कि इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें, इसके टाइम पीरियड में 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो इसका टाइम पीरियड आ जाता है, इसके टाइम पीरियड में 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो इसका टाइम पीरियड आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ही एक पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है बच्चों उसमें हमें ये गिवन है फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं क्योंकि इसमें जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो मीन्स इसमें ऐसा नहीं है कि वैल्यूज जो है वो रिपीट होने लगे और टी की वैल्यू इन्फिनिटी अगर जाएगी तो ये वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगी। मीन्स इसमें जो वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं, इसलिए ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट फंक्शन हमें गिवन है वो है लॉग ओमेगा टी। तो जब हमें लॉग में कोई वैल्यूज दी होंगी तो लॉग की वैल्यूज भी ऐसे ही नॉन पीरियोडिक होंगी क्योंकि वो भी रिपीट नहीं करती अपनी वैल्यूज को, हर बार नई वैल्यूज ही मिलती चली जाती हैं टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो इसलिए ये भी नॉन पीरियोडिक होगा। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट नॉन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल 14.3 के दो पार्ट्स हैं बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड, और इन दोनों में दो फंक्शंस हमें गिवन है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। तो बच्चों इसमें हम पहले एक ये रिवाइज कर लेते हैं फिर से कुछ पॉइंट्स जो हैं कि जो पीरियोडिक मोशन है उस वो हार्मोनिक फंक्शन और नॉन हार्मोनिक फंक्शन दोनों टाइप की हो सकती है। हार्मोनिक फंक्शन जिसमें कि सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके फंक्शन को। नॉन हार्मोनिक में इस तरह से रिप्रेजेंट साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, tan या sec की फॉर्म में हो सकते हैं, पर ये जो है इस तरीके के फंक्शन है कि इनमें वैल्यूज इन्फिनिटी तक जाती है, इसलिए ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि जो हार्मोनिक फंक्शन है वो पीरियोडिक होंगे। मीन्स हर हार्मोनिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होगा, लेकिन हर पीरियोडिक फंक्शन वो हार्मोनिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो नॉन हार्मोनिक भी हो सकता है। तो अब इसी से हम यहाँ पर इन पार्ट्स को चेक करेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन है या फिर नॉन हार्मोनिक फंक्शन है। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, और फिर ये 1/√2 को हम इस तरह से लिख देंगे cos 45 या cos π/4 और इधर sin π/4। अब sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो ये √2 sin ओमेगा t माइनस π/4 ये आ गया है। तो अब ये एक सिंगल साइन फंक्शन है, सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में इसको हमने लिख दिया, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM को रिप्रेजेंट करेगा। और टाइम पीरियड क्या होगा इसका, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, तो उससे हमने t की वैल्यू निकाल ली, 2π/ओमेगा आ गई है। फेज एंगल देखते हैं अब। तो बच्चों ये है इसका इनिशियल फेज जो -π/4 है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वैल्यूज ऐसे आगे रिपीट होंगी,
तो जो वैल्यू -π/4 के लिए है वही वैल्यू 7π/4 के लिए होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है 360 के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, तो हमने यहाँ पर 360 - π/4 इस तरीके से लिख लिया है, तो ये 7π/4 आ गया है। तो जो फेज एंगल है वो -π/4 या 7π/4 है, मीन्स साइन की वैल्यू जो इसके लिए होगी वही इसके लिए भी होगी। तो ये तो हो गया इसका ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में बच्चों हमें फंक्शन गिवन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको भी हम देखते हैं कि हम क्या सिंगल साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लेंगे। तो हम फॉर्मूला यहाँ पर cos 2a का लगा देते हैं। cos 2a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पर? cos 2a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ। तो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस तरीके से लिख लिया है 1 - 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये वाला जो 2 है ये अपॉन में आ गया ना, और फिर इस 2 को हमने अलग अलग इस तरीके से लिख लिया 1/2 माइनस हाफ cos 2 ओमेगा टी। तो बच्चों ये तो है कांस्टेंट। यहाँ पर ये फिर से हमको एक सिंगल फंक्शन की फॉर्म में मिल गया कोसाइन के। इसका मतलब ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसमें कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इसका देख लेते हैं। 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो इससे t की वैल्यू π/ओमेगा आ गई। तो ये भी SHM को रिप्रेजेंट करता है जिसका टाइम पीरियड है π/ओमेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 14.4 में हम यहाँ पर दो डायग्राम्स देख रहे हैं कि दो पार्टिकल्स की सर्कुलर मोशन गिवन है। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस केस में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं केस ए के लिए। यहाँ पर पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, पर हमें ये गिवन है कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल p पॉइंट पर है और उस टाइम पर x एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये इसका इनिशियल फेज है कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 पर ही ये 45 डिग्री या हम कहें π/4 का एंगल बना रहा है। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, दोनों केस के लिए हमें ये जो रोटेटिंग पार्टिकल है, ऐसे जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है प्रोजेक्शन, या हम कहें कि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब कैसे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और प्रोजेक्शन क्या होता है? जिस टाइम पर पार्टिकल P पॉइंट पर है तो उस टाइम पर P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ x एक्सिस पर, या कहें हम डायमीटर पर। तो O से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये इसका प्रोजेक्शन है, या फिर कहें कि ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डायमीटर पर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो डायमीटर के अलोंग वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। अगर पार्टिकल P पॉइंट पर है तो वो यहाँ x एक्सिस के अलोंग इतनी डिस्टेंस पर है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर वो और थोड़ा यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर वो इधर जाएगा तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, जैसे जैसे उसकी ये सर्कुलर मोशन चलती है वैसे वैसे यहाँ पर प्रोजेक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, पहले फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। मतलब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है डायमीटर के अलोंग। तो अभी हम यहाँ x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। t इज इक्वल टू 0 पर जो OP है वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री, मतलब जो इनिशियल फेज है इसका वो π/4 है। अब हमने मान लिया कि आफ्टर t टाइम वो थीटा एंगल मूव कर लेता है पार्टिकल, जैसे यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि t टाइम के बाद सपोज वो यहाँ आ गया तो उसने ये थीटा एंगल मूव कर लिया। तो इस तरह से जो टोटल यहाँ पर एंगल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, थीटा प्लस π/4, या थीटा प्लस 45 को ही थीटा प्लस π/4 ऐसे लिख दिया है। तो आफ्टर t टाइम जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t, और यहाँ पर ये t टाइम है ही।
अब यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड कि इस वाले केस के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 4 सेकेंड की। 4 सेकेंड में ये अपना एक पूरा इस तरीके से साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो हमने यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू रख दी है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2π/4 इंटू टी। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट या फिर जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a cos, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये जो वैल्यू है इसकी रेडियस वेक्टर की वो a गिवन है। ये जितने भी बनेंगे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये सब एक वैल्यू के होंगे। तो x इज इक्वल टू a cos और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2π/4 t प्लस π/4। ये है ना यहाँ पे थीटा प्लस π/4, तो हमने यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू रख दी है और ये π/4। तो अब ये जो इक्वेशन है बच्चों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें कि ये a है एम्पलीट्यूड। अगर आप जो इसकी इक्वेशन है SHM की उससे कंपेयर करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू a cos ωt प्लस 5, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो a मतलब एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड वो हमें गिवन ही है 4 t की वैल्यू, और जो इनिशियल फेज है इसका वो ये है कि ऑलरेडी t इज इक्वल टू 0 पे वो 45 डिग्री के एंगल पे था। तो ये इसका इनिशियल फेज आ गया π/4 रेडियन। ठीक है, तो ये केस 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब b के लिए देख लेते हैं सेकंड केस। इस केस में बच्चों पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इनिशियली वो पॉइंट p यहाँ पर है। एट t इज इक्वल टू 0 जो पार्टिकल है वो 90 डिग्री के एंगल पर है। ये 90 डिग्री का एंगल है ना एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पर है। अब यहाँ से जब वो इस तरफ चलेगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे वो इधर चलेगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो एंगल 90 डिग्री है ये डिक्रीज होता जाएगा। ये ऐसे रोटेट करेगा ना, तो जो रेडियस वेक्टर है उसके इस डायरेक्शन में रोटेट करने से जो एंगल है वो डिक्रीज होता चला जाएगा कि इनिशियली तो 90 था पर अब 90 से कम होता जा रहा है। तो इस तरह से एक टाइम t के बाद, ठीक है, तो आफ्टर t टाइम सपोज वो यहाँ पर आ गया है, तो अब ये जो एंगल है ये कितना यहाँ पर बच गया π/2 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो जैसे हमने यहाँ पे माना ना कि t टाइम में वो थीटा एंगल कवर करता है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही मान रहे हैं कि t टाइम में वो थीटा एंगल कवर कर लेता है। तो अब जो x एक्सिस के साथ उसका एंगल बचता है वो कितना होता है π/2 माइनस थीटा। तो अब हम यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्शन क्या होगा। तो पार्टिकल जो है इस केस में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है OP मतलब π/2, और t टाइम बाद थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर जो टाइम पीरियड हमें सेकेंड केस के लिए ये 30 डिग्री गिवन है ना, तो ये रख देंगे टाइम पीरियड की वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू 2π/30 इंटू टी, और इससे थीटा की वैल्यू आ गई π/15 इंटू टी। अब डिस्प्लेसमेंट या प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें इस केस में डायग्राम में गिवन है कि ये जो रेडियस वेक्टर है इसकी वैल्यू है b, तो इसलिए जो एम्पलीट्यूड है वो हम क्या लेंगे यहाँ पर b। तो xt इज इक्वल टू b cos और वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी π/2 माइनस थीटा। और ये π/2 माइनस थीटा कैसे आए ये आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम ये थीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी जो कि SHM की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम जब SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये b क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड, और टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 सेकेंड। इनिशियल फेज आ जाएगा -π/2। ये माइनस साइन किस लिए आया है, क्योंकि जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 14.5 में हमें किसी बॉडी के लिए SHM की इक्वेशन गिवन है। तो x इज इक्वल टू 5 cos 2πt प्लस π/4 ये इक्वेशन गिवन है उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए, और यहाँ टाइम गिवन है 1.5 सेकेंड। अब यहाँ पर हमें इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ए पार्ट में डिस्प्लेसमेंट,
बी पार्ट में स्पीड और सी पार्ट में एक्सेलरेशन। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट की हमने इक्वेशन लिख दी, टी की वैल्यू 1.5 पुट कर दी, 1.5 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो ये आ गया 3 पाई प्लस पाई बाय 4। और इसको हम यहाँ हमें कॉस की ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करें, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 3 इंटू पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब 3 पाई को हम ऐसे समझ लेते हैं पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कॉस थीटा के लिए क्या होता है, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस पाई बाय 4 आ गया। और यहाँ पर पाई बाय 4 क्या है 45 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, चाहे तो आप यहाँ √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करके तब सॉल्व कर लें। तो इसकी वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू -3.535 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों। अब बी पार्ट में हमें फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू टी। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है उसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पर बच्चों हम चेन रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉस के साथ ये वैल्यू है पूरी, तो इसलिए पहले हम इसको कॉस थीटा सपोज हमने इसे मान लिया, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ गई। और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन 2 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो गई। क्या है ये, यहाँ पर चेन रूल से हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब 5 की 2 से मल्टीप्लाई हुई -10 पाई साइन 2 पाई इंटू 1.5 प्लस पाई बाय 4, ये टी की वैल्यू 1.5 रख दी है। अब आगे हम इसको पहले की तरह ही सॉल्व कर लेंगे, ये 3 पाई आ जाएगा, इसको हम 3 इंटू पाई प्लस पाई बाय 4 ऐसे लिख लेंगे। और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर -10 पाई इंटू माइनस साइन पाई बाय 4। बच्चों बी की वैल्यू आ गई 10 इंटू 3.14 इंटू 1/√2, ये पाई की वैल्यू है ना। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 22.13 मीटर पर सेकेंड। इसको हम 22 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। अब सी पार्ट में बच्चों फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एसएचएम में एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है ना, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, ये हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, हम इसको एसएचएम के लिए जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई और एक्स की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो ओमेगा यहाँ 2 पाई का स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर है इसलिए पाई की वैल्यू 3.14 और उसका स्क्वायर होता है 9.86, और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4। तो इन सब को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 139.41 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।